गुड मॉर्निंग दोस्तों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका एक बार फिर से अचीवर्स वेव के इस शानदार करंट अफेयर्स की सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 7 जून 2021 और हम लोग आगे आने वाले कुछ समय में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि साथ में रहता है एक्स्ट्रा मसाला के इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसके प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम्स में आएंगे। ओके, एकदम आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट उन लोगों से जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो। कोई भी चीज़ दबाव में नहीं करना है, अपने एकदम इच्छा से निर्णय लेना है, ठीक है। क्या करना है तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, शुरुआत हम लोग करते हैं एजेंडा के साथ कि एजेंडा क्या क्या होगा। तो एजेंडा में इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, कुछ नेशनल न्यूज़ को देखेंगे, बुक्स एंड ऑथर्स को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट डेज को कवर करेंगे, स्पोर्ट्स न्यूज़ भी होगा, अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी होगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपके डिमांड पर खास पेशकश मैप ऑफ द डे। ओके, अब जो है मैप ऑफ द डे जो हम लोग करेंगे कंटिनेंट वाइज करेंगे। ओके, अभी हम लोग नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे सभी कंटिनेंट को हम लोग कवर करेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है। वैसे देखिए, कंट्रीज तो 200 प्लस कंट्रीज है, लेकिन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ ही कंट्रीज महत्वपूर्ण है। और हर एक कंटिनेंट में जो जो कंट्रीज महत्वपूर्ण है या फिर जो जो बातें आपको जाननी चाहिए, वो बातें मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। इतना इनफ होगा आपके लिए। ओके, और कुछ दिनों बाद सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक आर्टिकल ऑफ द डे भी इंक्लूड कर दूँ, ताकि रोज़ आपका संविधान से रिलेटेड एक आर्टिकल क्लियर होता जाए। ओके, और हो सके तो आपके दिमाग में ही डाल दिया करूँगा, ताकि आपको नोटबुक पर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ओके दोस्तों, तो इतनी तो हो गई इधर उधर की बातें। अब चलिए शुरुआत करते हैं आज का मैप ऑफ द डे के साथ। ओके, तो दोस्तों जल्दी से लाइक बटन को दबा दीजिए, क्योंकि आप लोग आज कनाडा के शहर पर चलने वाले हैं। ओके, पहले कनाडा का शेयर कीजिए, फिर अमेरिका का भी शेयर किया जाएगा, उसके बाद फिर मैक्सिको और जितने भी मिडिल अमेरिका के देश हैं, मिडिल अमेरिका के जितने भी देश हैं, सबको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एकदम आराम से इत्मीनान से समझिएगा। ओके, जितनी भी फैक्ट्स होगी एकदम आराम से समझिएगा, आपके दिमाग में जाएगा। और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आप लोग रख लीजिए। आप में से कुछ लोगों के पास होगा तो बेहतर है, और यदि नहीं है तो ऑनलाइन भी ऑर्डर करवा सकते हैं, या फिर ऑफलाइन, जैसे भी लेना है ले लीजिए। स्टूडेंट्स के लिए एकदम ज़रूरी है, और ख़ासकर यदि आपको ज्योग्राफी पढ़ना होता है तो बिना एटलस का ज्योग्राफी की कल्पना की ही नहीं जा सकती। ओके, तो आपके सामने सबसे पहले आपको जो दिख रहा है वो वर्ल्ड का मैप है, पूरा वर्ल्ड इसमें है। और हम लोग, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट की ओर चलेंगे। और आपको पता है कि कंटिनेंट कितने हैं, टोटल 7 कंटिनेंट है ना। एक ही हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका फिर आपको दिख रहा होगा, बीच में आपको यूरोप भी दिखेगा, फिर अफ्रीका दिखेगा, ये हमारा एशिया हो गया, ओसेनिया हो गया, 6 हुए, और नीचे अंटार्कटिका। ओके, तो ये 7 कंटिनेंट है। तो हम शुरू करेंगे किसके साथ, नॉर्थ अमेरिका के कंटिनेंट के साथ। तो चलिए जूम इन करके आपको नॉर्थ अमेरिका के पास ले चलते हैं। ओके, नॉर्थ अमेरिका में यदि आप लोग देखिएगा दोस्तों, तो मेन रूप से आपको 2 इम्पोर्टेंट देश मिलेंगे, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स। बाकी आपको और भी नीचे देश दिखने को मिलेगा जो मध्य अमेरिका में आता है। मैक्सिको हो गया, ग्वाटेमाला हो जाएगा, अल सल्वाडोर हो जाएगा, बेलीज है, होंडुरास है, निकारागुआ है, ये सब है। ओके, कोस्टा रिका, पनामा, सबसे लास्ट होके आपको पनामा भी दिखेगा, जहाँ पर आपको पनामा कैनल भी मिलेगा, ये हमारा पनामा है। ओके, और उसके बाद फिर वेनेजुएला से नीचे आपको साउथ अमेरिका की शुरू होता है। और साथ ही साथ थोड़ा सा इधर भी आपको मिलेगा कैरिबियन, जो आपको देखने को वेस्ट इंडीज़ के बारे में जानते हैं। खैर, इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। तो हमको आज सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में कनाडा के बारे में पढ़ना है। आज की इस लेक्चर में कनाडा के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, कनाडा में एंट्री करने से पहले तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के बीच एक सीमा रेखा है। ओके, और ये सीमा रेखा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछा जाता है कि ये जो सीमा रेखा है अमेरिका और कनाडा के बीच, पहली तो इस सीमा रेखा की ये खासियत है कि ये जो सीमा रेखा है पूरे विश्व में सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा है। ओके, इसके साथ साथ इसका पूछा जाता है लेटीट्यूड, ये किस अक्षांश पर है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 49 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है। ओके, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी ज़रूर पूछा जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा आपको देखिए कुछ झील दिख रहा होगा, दिख रहा है कनाडा और अमेरिका की सीमा पर। ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लोग मैप से पढ़िए। तो ये जो 5 झील है 5 ग्रेट लेक्स के नाम से मशहूर है।
शायद आप लोगों को पता भी हो, क्योंकि इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। तो पहले उस पांचों झीलों को देखते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सीमा रेखा पर है इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लेक सुपीरियर है, मिशिगन है, ओके, ह्यूरॉन है, एरी है और ओंटारियो है। पांचों तो दिख भी नहीं रहा है। ओके, मैं बता देता हूँ, 5 झील है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो। ठीक है, इसमें जो मिशिगन लेक आपको दिख रहा होगा, देखने से भी लग रहा होगा कि मिशिगन लेक सिर्फ यूएसए में है, बाकी के जो 4 लेक है ये पूरी तरह से नहीं, ये सीमा पर है। ओके, सिर्फ मिशिगन यूएसए में है। तो ये पांचों झील को आप देख लिए, बस अब इतना ही देखना है। मैं जो दिखाता हूँ उतना देखते चलिए आप लोग। 3-4 झील और है, उसको देखना है। ऊपर से नीचे के क्रम में ध्यान रखिएगा कि क्या क्या है। सबसे पहले ग्रेट बियर लेक है, जो दिख रहा है उसको देखिए चलिए। फिर आपको नीचे आइएगा तो लेक ग्रेट स्लेव दिख रहा होगा, ये ग्रेट स्लेव लेक है। फिर आपको नीचे दिया भी नहीं है इसमें। अच्छा, लेक बेनीपेग दिख रहा होगा, मैं बताता हूँ, ये आप लोगों ने देखा, रुक जाइए फिर से। ये ग्रेट बियर लेक है, ये ग्रेट स्लेव लेक है। उसके बाद फिर यदि हम नीचे आते हैं तो यहीं पर इसके जस्ट नीचे लेक अथावास्का है और फिर एक रेनडियर है। ओके, और फिर सबसे नीचे लेक विनिपेग है। तो ये सजाने को आता है। आप लोग ऑक्सफोर्ड का यदि एटलस रखे होंगे तो उसमें साफ साफ लिखा दिख जाएगा। ओके, तो ये पांचों लेक है, ऊपर से नीचे के क्रम में ध्यान रखिएगा। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेनडियर और विनिपेग। ठीक है, चलिए अब कुछ कुछ बातों को और जाना जाए। क्या बात को जानना है? हाँ, अब इसके लिए थोड़ा सा पॉलिटिकल में चलते हैं। फिजिकल में तो और ज़्यादा कुछ जानने को है नहीं। बाकी थोड़ा सा एक चीज़ और देख सकते हैं कि आपको इस साइड में, पश्चिम साइड में रॉकी माउंटेन दिख रहा है। ओके, और इधर भी यूएस का अलास्का का पार्ट दिख रहा है। देखिए, ये सीमा रेखा तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। थोड़ा सा इस सीमा रेखा के बारे में भी जान जाइए कि ये सीमा रेखा कौन है, जो अलास्का और कनाडा के बीच में, इसके बारे में भी हो सकता है पूछ दे। तो ध्यान रखिएगा, 141 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके, ये देशांतर है, 141 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। इतनी सारी बातें हो गई। अब थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप की तरफ चला जाए, उसमें बाकी बातें मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए। ये देखिए दोस्तों, कनाडा का आपको पॉलिटिकल मैप दिख रहा है और ये आपको ग्रीनलैंड दिख रहा है, जिस पर कब्जा किसका है? डेनमार्क पर। आज डेनमार्क के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, आगे बताया जाएगा कि क्या पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि कनाडा और डेनमार्क के बीच जो स्ट्रेट है, जो जलसंधि है, वो कौन सा स्ट्रेट है? तो वो डेविस स्ट्रेट है। ओके, इसके बारे में शायद आप लोगों को पता होगा। और ध्यान रखिएगा कि कनाडा जो है विश्व के प्रमुख यूरेनियम उत्पादक एवं भंडारक देश में से एक है। ठीक है, और कनाडा के बारे में आपको क्या जानना है? एक देखिए, लेक विनिपेग था और एक शहर विनिपेग है। और ये जो विनिपेग है, ये विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। ओके, मंडी मतलब समझते हैं ना, विश्व में सबसे बड़ा गेहूं का बाजार यही है। ओके, एक आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं, हाँ दिख रहा है, दिखा देता हूँ। जो चीज़ें दिख रही है उसको देखते चलिए। ये मॉन्ट्रियल है। मॉन्ट्रियल जो है दोस्तों, सर्वाधिक अखबारी कागज़ का उत्पादन यहाँ होता है पूरे विश्व में, जिस पर पेपर्स छपते हैं, और वो उस कागज़ का सर्वाधिक उत्पादन मॉन्ट्रियल में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। वैसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बताता चलूँ जब आ ही गया हूँ इसके पास। तो दोस्तों ये है हैलीफैक्स। हैलीफैक्स एक शहर है, और इधर इसके आसपास में, हाँ ये मैं पॉइंट बना देता हूँ, ये शहर एक है प्रिंस रूपोर्ट, और इस दोनों के बीच नेशनल कैनेडियन रेलवे चलती है। ओके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुनते चलिए। और एक और यहाँ शहर है जिसका नाम है न्यू ब्रुंसबर्ग। ओके, और ये जो वैंकूवर आइलैंड है, इसके बीच भी एक रेल लाइन चलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। मैं बोला कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देखते चलिए। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, और ज़्यादा कुछ इसके बारे में आपको नहीं जानना है। हाँ, एक बात आप और इसका नोट कर लीजिएगा कि जल विद्युत में, पूरे विश्व में यदि जल विद्युत उत्पादन का बात करें तो कनाडा टॉप पर है। ओके, और कनाडा की सबसे लंबी नदी के बारे में कभी कभी पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा, मैकेंजी जो है कनाडा की सबसे लंबी नदी है। तो इतनी सारी बातें हो गई कनाडा के बारे में। बाकी कनाडा की राजधानी क्या है आपको तो पता ही होगी। तो कनाडा की राजधानी ओटावा सबसे नीचे दिख रही है आपको, ये देखिए। ओके, आपको क्या करना है कि कनाडा का करेंसी बताना है। ठीक है, कुछ बातें आप भी करते चलिए। अब आइए अपने करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। लेट्स मूव ऑन द आवर सुर्खियाँ। इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए, तो हमारी सुर्खियाँ हैं। पहला न्यूज़ है कि आज के दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ओके, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। अगला है कि हाल ही में माउंट मेरापी, हमेशा इसमें तो विस्फोट ही होता रहता है, तो ये न्यूज़ में रहता है, इसके बारे में जानेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, डेनमार्क के बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि हाल ही में डेनमार्क देश के संसद के द्वारा कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दे दी गई है। मतलब कि डेनमार्क पवन चक्कियों का देश जिसे आप लोग कहते थे, वो अब एक कृत्रिम द्वीप बनाएगा, आइलैंड विकसित करेगा। ओके, अब आगे चल जानेंगे
कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ओके, एनसीपीसीआर से किसने, एनसीपीसीआर जो है बच्चों के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज तैयार किया है। ओके, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए, नेशनल न्यूज हमारा है कि हाल ही में केरल में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया गया है। पीबी जैन साहब आपको दिख रहे हैं, इनके बारे में भी जानेंगे और अंदर जानेंगे बहुत सारी बातें। हाल ही में बेलग्रेड ओपन का खिताब 2021 नोवाक जोकोविच जीते हैं। अभी तो कोई ऐसा जो 4 ग्रैंड स्लैम है वो चल रहा है, लेकिन फिलहाल ये सब जीत कर ही संतुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे तो हो ही नहीं रहे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक उपन्यास के लिए फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप को ये प्राइज मिला है। ओके, इसके बारे में भी जाना जाएगा। और हाल ही में लद्दाख में छात्रों के लिए यूनटेब योजना शुरू की गई है। ये योजना क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों, एक एक करके सारे न्यूज़ को जल्दी से कवर करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के संसद के द्वारा कृत्रिम द्वीप योजना को मंजूरी दे दी गई है। रिसेंटली द प्लान ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड हैज बीन अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। तो डेनमार्क की संसद के द्वारा कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दी गई है। ओके, ये कब तक बनकर तैयार होगा ये जानकर आपको हैरानी होगी। 2070 तक ये बनकर तैयार होगा। ओके, अच्छा, पहले तो कृत्रिम द्वीप बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी इसके बारे में जानिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जलवायु परिवर्तन बहुत ही खतरनाक तरीके से हो रहा था। अभी कुछ एक आध साल पहले लॉकडाउन लगा था ना, और अभी भी कुछ जगह लॉकडाउन है, तो इसके कारण कुछ रफ्तार कमी है, लेकिन चल ही रहा है। ओके, तो डर है कि डेनमार्क की राजधानी जो कोपेनहेगन है वो जलवायु परिवर्तन के कारण आगे आने वाले समय में डूब सकता है। ओके, उसके जो पोर्ट्स है वो सब डूब सकते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कृत्रिम द्वीप योजना को मंजूरी दे दी गई है। उसका कुछ नाम भी रखा गया है, नाम मुझे ढंग से याद नहीं है, बहुत अटपटा सा नाम है। ओके, तो फिलहाल 2070 तक ये बनकर तैयार होगा। इसकी फाउंडेशन की बात कर ले तो 2035 तक बनकर इसका फाउंडेशन तैयार होगा। ओके, बस इतना आपके लिए बहुत है, इनफ है कि कृत्रिम द्वीप योजना को मंजूरी किस देश ने दी है, तो डेनमार्क ने। और कृत्रिम द्वीप कब तक बनकर तैयार होगा ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका नाम कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके, चलिए एक्स्ट्रा मसाला की ओर चलते हैं, देखते हैं कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। तो द्वीप कैसे बनते हैं दोस्तों, मान लीजिए पृथ्वी की प्लेट्स हैं। ओके, प्लेट्स लगातार आपस में टकराते रहती है, आपको तो ये बात पता है कि प्लेट्स आपस में लगातार टकराते रहती है। तो मान लीजिए कि ये कमज़ोर प्लेट है और ये भारी वाला प्लेट है, ये थोड़ा हल्का प्लेट है, तो हल्का थोड़ा सा ऊपर रहेगा, कम जो भारी है वो नीचे रहेगा। तो जब भारी हल्का जब टकराता है तो हो सकता है बहुत जगह पर हल्का प्लेट उठ जाता है। ओके, और धीरे धीरे ये ऊँची आकृति बन जाता है। फिर इसी को यही बहुत आगे आने वाले समय में 100 वर्ष 200 वर्ष 1000 वर्ष में ये धीरे धीरे चपटा होके ये रहने लायक स्थान द्वीप टाइप का बन जाता है। तो ये बात तो आपको पता होगी। तो द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है, तो सबसे ज़्यादा टकराव जहाँ होता है हिंद महासागर में, सबसे ज़्यादा चक्रवात, सबसे ज़्यादा सुनामी, सबसे ज़्यादा समुद्र में भूकंप सब कहाँ होते हैं, हिंद महासागर में होते हैं। ओके, सॉरी, हिंद महासागर में नहीं, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में होते हैं। ठीक है, लेकिन द्वीपों की सर्वाधिक संख्या हिंद महासागर में देखने को मिलती है, और साथ ही साथ प्रशांत महासागर में भी आपको सर्वाधिक द्वीप देखने को मिलेंगे। शायद इस प्रश्न का उत्तर ही गलत है। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो न्यूजीलैंड है। वो जितनी बातें मैंने आपको बताई कि सर्वाधिक भूकंप, सर्वाधिक सुनामी, सर्वाधिक चक्रवात सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में आता है। ओके, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, ग्रीनलैंड। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, न्यूजीलैंड नहीं है। ओके, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है, तो जापान। इसके बारे में आपको पता होगा, मैंने कभी बताया भी था आप लोगों को कि शायद 2500 की 3900 इस तरह से द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। अगला है कि हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। इसके बारे में आपको पता होगा, बोर्नियो इंडोनेशिया वाला। चलिए, अगला है कि सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में। इंडोनेशिया के बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। देखिए, इंडोनेशिया से मुझे एक बात और याद आ गई, इंडोनेशिया की राजधानी कुछ साल पहले तक आपको जकार्ता मिलती थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण उसके भी डूबने के अनुमान है। आने वाले कुछ 10-15 वर्षों के अंतर्गत वो डूब जाएगा। ओके, तो इसीलिए उसकी नई राजधानी कालीमंतान बनाई गई है, आपको तो बातें पता होगी। और सेम यही डर कोपेनहेगन का है लेकर, इसीलिए कृत्रिम द्वीप का निर्माण कराया जा रहा है। बस इतनी बातें हैं, अब अगले प्रश्न की ओर चला जाए। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी न्यूज में था, यह किस देश में स्थित है। अभी देखिए, इंडोनेशिया की चर्चा चल रही थी, माउंट मेरापी की भी चर्चा अब चलना चाहिए। तो माउंट मेरापी जो है ना, बराबर न्यूज में रहता है, हमेशा इसमें कुछ ना कुछ हलचल होते रहता है, क्योंकि एक्टिव ज्वालामुखी है
और एक्टिव ज्वालामुखी में तो हलचल होना लाजमी ही है। तो ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की बहुत सारी चर्चा हो गई, कुछ और इंडोनेशिया में एक्टिव वोल्केनो के बारे में आपको जानना चाहिए। तो चलिए इंडोनेशिया के बारे में कुछ बातें जानते हैं। अब मैं आपको वर्ल्ड मैप की ओर नहीं ले जाऊंगा क्योंकि इसके बारे में फिर कभी बताया जाएगा। ओके, एक क्राकाटोआ ज्वालामुखी है, वो भी इंडोनेशिया में है और वो भी बराबर लाइमलाइट में रहता है क्योंकि वो भी एक्टिव ज्वालामुखी है। ठीक है, और बाकी जो मैं कालीमंतान की बात कर रहा था वो बोर्नियो द्वीप पर है। अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बोर्नियो। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है कालीमंतान अब जो है वो बोर्नियो द्वीप पर है, लेकिन पहली राजधानी जो जाकर्ता थी वो जावा द्वीप पर थी। ओके, सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी है ना एक्टिव वो जावा द्वीप पर ही है। ठीक है, इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा और ज़्यादा कुछ नहीं। और इंडोनेशिया की बात आई है तो एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी जो है ना कहाँ है, इंडोनेशिया में है। और इंडोनेशिया भी दोस्तों 1300 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, छोटे बड़े। ओके, तो सबसे बड़ा आपको उसमें बोर्नियो मिलेगा और सबसे छोटा कौन सा है उसके बारे में आपको जानना भी नहीं है। अब आइए एक्स्ट्रा मसाला की ओर चलते हैं। एक्स्ट्रा मसाला का पहला प्रश्न है कि ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैसें होती है। दोस्तों, एक ज्वालामुखी में जलवाष्प होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, व कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, इतनी सारी बातें होती है एक जलवाष्प के अंदर। अगला है कि पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है, मैग्मा। जब ज्वालामुखी फूटता है ना तब मैग्मा बाहर निकलता है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ओके, विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है, तो प्रशांत महासागर का अग्निवलय क्षेत्र, रिंग ऑफ फायर जो है। ओके, अगला है कि विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ये इटली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में। माउंट मेरापी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि इंडोनेशिया में है। कुछ दिन पहले तक इसमें क्या हुआ था, कुछ दिन पहले कुछ आया होगा, ये थोड़ा सा और उठा जाग गया होगा, इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर अब चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया गया है। रिसेंटली इन विच स्टेट नॉलेज इकोनॉमी मिशन हैज़ बीन स्टार्टेड टू बूस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट्स। तो केरल में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन जारी किया गया है। किसके द्वारा, केरल के जो अभी मुख्यमंत्री हैं नवनिर्वाचित दूसरी बार, पी विजयन मतलब पिनरई विजयन के द्वारा। अब आपको ये बातें तो साफ समझ में आ रही होगी कि ये जो नॉलेज मिशन है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन, ये किस लिए शुरू किया गया है, क्योंकि साफ साफ लिखा ही हुआ है कि नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए। और अभी वर्तमान में अनएम्प्लॉयमेंट नाम का जो वर्ड है वो काफ़ी भयावह स्थिति में है। जैसा कि आप लोग भी, जितने लोग शायद मुझे सुन रहे होंगे, बेरोजगार ही होंगे वर्तमान में। हाँ, आपको कुछ दिन में नौकरी मिल जाएगी, अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान में तो बेरोजगार ही हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो भी है इस समय काफ़ी मतलब सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर अपना है। ओके, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए सरकार को, सरकार कर भी रही है। डिजिटल इंडिया वगैरह वगैरह आपको पता ही होगा। मैं कोई भी पार्टी किसी का समर्थक हूँ नहीं। ओके, जो सही बात है उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरल में शुरू किया गया है। अब एक्स्ट्रा मसाला में कुछ और राज्यों के कुछ इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं, पहला क्या है कि भाग्य लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू किया गया है। आप लोगों को याद होगा कि उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था भाग्य लक्ष्मी योजना। किस लिए भाई, तो कम होते लिंगानुपात और भ्रूण हत्या की रोकथाम लगाने के लिए। ओके, चलिए अगला है कि पंख योजना किस राज्य में शुरू किया गया, तो पंख योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। इसके पीछे का क्या उद्देश्य था, तो इसके पीछे का भी उद्देश्य था कि बालिकाओं की सुरक्षा एवं विकास करना। ओके, और एक दो योजना है इसके बारे में भी जानेंगे कि बलराम योजना किस राज्य में शुरू किया गया, तो बलराम योजना जो शुरू किया गया आंध्र प्रदेश में, और इसके पीछे का उद्देश्य था कि भूमिहीन किसानों को कृषि लोन दिया जाएगा। ओके, और मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य में शुरू किया गया, तो ये गुजरात में, और इसका पीछे का उद्देश्य क्या था कि किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। ओके, ये सारे तो हो गए। और एक और प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, इसके बारे में तो आपको पता ही है। इसके बारे में आपसे पूछ देता है कि इसके अंतर्गत कुल कितनी राशि दी जा रही है किसानों को, तो आपको पता होगा कि 3 किस्त में 2-2 हज़ार का, मतलब कि 6,000 की राशि दी जा रही है किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना में, प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न अगला है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में छात्रों के लिए यूनटैब स्कीम शुरू की गई है। यूनटैब स्कीम जो होता है ना, यूनटैब, टैब से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टैबलेट की बातें की गई है। तो जी हाँ, जो केंद्र शासित प्रदेश हमारा लद्दाख है, लद्दाख में
टैबलेट्स बांटा गया है बच्चों के बीच में। और कौन बांटे हैं, तो वहाँ के जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर हैं कौन है, लेफ्टिनेंट जो जनरल है, मतलब उपराज्यपाल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो कौन है अभी वर्तमान में, राधा कृष्ण माथुर। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, शुरू से अभी तक यही बने हुए हैं। तो आर के माथुर द्वारा 12,000 के आसपास, 12,000 से अधिक ही छात्रों को टैब वितरित किया गया वर्चुअल रूप में। ओके, तो यही है लद्दाख में शुरू की गई यूनटैब योजना। छात्रों का शिक्षा में कोई भी बाधा ना हो, उनका समग्र विकास हो सके, इसके लिए यूनटैब योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत 12,000 से अधिक छात्रों को कल टैब वितरित किया गया। ओके, कहाँ हुआ ये, लद्दाख में। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न क्या है कि ग्राम उजाला योजना का संबंध किससे है, तो ग्राम उजाला योजना का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी प्रदान करने से है। ओके, अगला है कि पीएम शहरी आवास योजना का क्या उद्देश्य है, तो इसका तो आपको पता ही होगा कि इसका उद्देश्य था कि 2022 तक प्रत्येक जो गरीब परिवार है उनको स्वयं का घर उपलब्ध हो जाए। ओके, मतलब कि जो एलिजिबल है उनको। ओके, अगला है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा युवा योजना को शुरू भारत में, प्रश्न ही गलत है, थोड़ा सा मैं अच्छा से बताता हूँ कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भारत में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 30 वर्ष से कम आयु के युवा और उभरते लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा योजना की शुरुआत की गई है, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसके बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल से बता भी चुका हूँ पहले। अगला है कि किस राज्य सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, तो ये महाराष्ट्र का होगा। और वात्सल्य योजना तो आप लोगों ने रट लिया होगा इसको कि वात्सल्य योजना उत्तराखंड का है। ओके, तो मिला जुलाकर इस प्रश्न का सार ये था कि इसने लद्दाख में एक यूनटैब योजना शुरू की गई है, किस लिए भाई, तो छात्रों को टैबलेट वितरित किया गया इसके अंतर्गत। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लिंक तैयार किया है। हु अमंग द फॉलोइंग है डिजाइंड एन ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल फॉर चिल्ड्रेन बाल स्वराज कोविड केयर लिंक, तो एनसीपीसीआर। और एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म मैं आपको बताया हूँ, इधर फोटो में भी आपको दिख ही रहा होगा कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ओके, इसके थ्रू एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल शुरू किया गया है जिसका नाम रखा गया है बाल स्वराज। खासकर वो बच्चे जो कोरोना के कारण अनाथ हो गए हैं, ओके, उनको इससे ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि मोदी जी के द्वारा पीएम केयर्स फंड्स के थ्रू बहुत सारा इसमें डोनेशन दिया गया है, उन बच्चों के लिए बहुत सारे कार्य किए जाएंगे। ये सारी बातें आपको पता ही होगी, ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, बस ये जानते रहिए कि देश में चल क्या रहा है। ओके, चलिए अब एक्स्ट्रा मसाला की ओर चलते हैं। एक्स्ट्रा मसाला है कि देखिए एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म आपको दिया हुआ है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अगला है कि हाल ही में सेहत ओपीडी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था, आपको पता ही होगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर पर आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी के लिए HIT कोविड ऐप लॉन्च किया है, तो ये बिहार सरकार द्वारा की गई थी। अगला है कि हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये DG पे लॉन्च किया था। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉस्पिटल बेड के ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है, तो ये झारखंड सरकार के द्वारा की गई थी ये व्यवस्था। और अगला है कि अभिनेता सोनू सूद ने सूद चैरिटी फाउंडेशन की तरफ से कोरोना मरीजों की मदद एवं घर बैठे कोरोना टेस्ट की सुविधा को देते हुए किसे लॉन्च किया है, तो इन्होंने फ्री कोविड हेल्प लॉन्च किया है। 2-3 आदमी आपको दिखे होंगे कि इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में उभर कर आए हैं, इसमें सोनू सूद भी, और इधर दूसरे चरण में आपको कुमार विश्वास भी उभरते हुए दिख रहे होंगे। ओके, तो चलिए सभी को अपना अपना काम करते रहना चाहिए, जिससे जितना बन सके उतना हेल्प करते रहिए, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों को ही हेल्प कीजिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, तो मिला जुला कर ये प्रश्न का सार ये था कि NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज लागू किया गया है, बनाया गया है, लॉन्च किया गया है। ओके, खासकर ये कोविड के रिलेटेड है कि कोविड के कारण कोई बच्चा अनाथ हुआ है, ओके, उसको ट्रैक किया जाएगा, खासकर इसका मेन मकसद यही है। ठीक है, चलिए अब अगला है कि हाल ही में बेलग्रेड ओपन का खिताब 2021 किसने जीता है। हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ बेलग्रेड ओपन 2021, तो नोवाक जोकोविच साहब बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीत लिए हैं। ओके, अब इनके बारे में ज़्यादा क्या बताना है, ये किसी पहचान के काबिज नहीं है, इनका तो अलग से नाम ही है अपना पूरा विश्व में। चलिए एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न की ओर चलते हैं कि बार्सिलोना ओपन हुआ था कुछ दिन पहले, उसको कौन जीता है भाई, तो राफेल नडाल। यही दोनों आपको मिलेंगे, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, और एक कभी कभी और आएंगे रोजर फेडरर साहब। ओके, अगला है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के मेंस सिंगल्स के विजेता कौन है, तो जोकोविच।
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 वुमेन्स सिंगल्स की विजेता नाओमी ओसाका। हाल ही में बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो लुइस हैमिल्टन। और एक क्रिकेट का न्यूज कि 2021 एरन बॉर्डर पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये स्टीव स्मिथ साहब हैं। ओके, और कुछ दिन बाद आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। चलिए, तो कुल मिला कर ये प्रश्न ये कहना आपसे चाह रहा था कि भाई कुछ दिन पहले बेलग्रेड ओपन हुआ है और उसका खिताब नोवाक जोकोविच साहब जीते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार कौन बने हैं? इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फ्रेंच नोवेलिस्ट टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 फॉर द नोवेल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक? तो डेविड डियोप। कौन? डेविड डियोप साहब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 को जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार बने हैं। पुस्तक का नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ओके, और ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में बताना है, जो भी बातें आपको बताया जाएगा वो एक्स्ट्रा मसाला के थ्रू। ओके, तो आइए देखते हैं एक्स्ट्रा मसाला के क्या क्या प्रश्न हैं। उसके लिए थोड़ा सा मुझे इसको ऊपर करना पड़ेगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, चलिए, पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। कब से ये बुकर पुरस्कार के रूप में मिलने लगा है? ये आपका पहला प्रश्न है। तो 2005 से ये बुकर पुरस्कार के रूप में मिलने लगा है। ओके, इसके पहले ये मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। ओके, अगला है कि WHO ने तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को। ये न्यूज आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले का है। अगला है कि पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साजी NM से। ओके, साजी NM को सम्मानित किया गया है भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021 में व्यक्तिगत श्रेणी में। ओके, 2021 का इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल किन्हें प्रदान किया गया? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक साहब को प्रदान किया गया है। ओके, प्रतिष्ठित एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो ये CNR राव बने हैं। ये एनी है और एक एमी होता है। ओके, एनी है साइंस के क्षेत्र से रिलेटेड है। ओके, अगला है कि हाल ही में स्पेन ने सामाजिक विज्ञान श्रेणी का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? अमर्त्य सेन। ओके, तो ये सारे कुछ रिसेंट्स के अवार्ड्स एंड ऑनर्स थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और मिला जुला कर ये जो प्रश्न है इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान रखने की है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 में कौन जीते हैं भाई? डेविड डियोप साहब। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक। और ये ध्यान देने की बात है कि ये इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले फ्रांसीसी व्यक्ति बने हैं। चलिए, अब चलते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की ओर। व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं जून में इम्पोर्टेंट डेट जो अब तक हुए हैं। तो सबसे पहला है विश्व साइकिल दिवस ये गलत है, दूध दिवस होना चाहिए था 1 जून को, और साइकिल दिवस 3 जून को, ये सही होगा। ओके, पर्यावरण दिवस 5 जून को। और पर्यावरण दिवस से संबंधित एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो डेनमार्क घोषित किया कि भाई हम एक कृत्रिम द्वीप बनाएंगे, ये पर्यावरण दिवस को घोषित किया। ओके, इसके साथ साथ पर्यावरण दिवस पर ही असम में 6ठे नेशनल पार्क को भी मंजूरी मिल गई है, जो रायसेना नेशनल पार्क होगा, रायसोना नेशनल पार्क। ओके, रायसोना टाइगर रिजर्व को अपग्रेड कर दिया गया है, अब वो रायसोना नेशनल पार्क होगा। इसके साथ असम में नेशनल पार्क की संख्या 6 हो गई है। ओके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए है, इसे ध्यान रखिएगा, वे भी आई है, रट लीजिएगा। ओके, फिर है कि हिंसा के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो ये मनाया गया आपका 6 जून को, 6 कट गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये 6 जून को मनाया गया। ओके, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों से सैटरडे को पूछा गया था कि नीति आयोग ने SDG भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? ये प्रश्न को पहले भी कराया गया है, आप में से कुछ लोगों ने काफ़ी शानदार उत्तर भी दिया। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केरल। किन्हीं की रिक्वेस्ट थी कि पहले इंडियन स्टेट्स को क्लियर किया जाए, उसके बाद फिर ज्योग्राफी की ओर बढ़ेंगे वर्ल्ड में, लेकिन पहले आपको बता दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप वर्ल्ड का देख लीजिएगा ना तो फिर आपको इंडिया को समझने में आसानी होगी। ओके, चलिए, तो धीरे धीरे आपको इंडिया का भी कराया जाएगा स्टेट्स, डोंट वरी। अब आइए क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर कि विश्वामित्री नदी परियोजना को हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण को मंजूरी मिली है।
विश्वामित्री नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस चारों ऑप्शन में आपको उत्तर देना है। ओके, और एक प्रश्न और आपसे शुरू में ही पूछा गया था कनाडा वाला, तो उसका और इसका उत्तर दीजिए, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ओके दोस्तों, तो फिर आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवम, मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लीजिएगा। बाय। शिवम साइनिंग ऑफ।